सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट किया। आप भी सोच रहे ना कि बोर्ड एग्जाम से पहले अगर आपको कोई इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दे, आप वही प्रश्न तैयार कर लेंगे और वही हमारे बोर्ड के पेपर में आ जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको इतिहास में बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न एक जगह पर मिल जाएंगे। जितने टॉपिक मैं बता दूं उनके बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई कर ही लेना है। चैप्टर वाइज समझते हैं कि भैया हमारे लिए कौन से सवाल इंपॉर्टेंट होंगे। और एक बात का याद रखिएगा कि आज के इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। हाँ, याद रखिएगा सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो है फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति जब आप पढ़ोगे तो इसके अंदर और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलेंगी, जैसे कि लुई 16वां कौन था, नेपोलियन कौन था, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, कब फ्रांस की क्रांति हुई, इसमें क्या क्या इसके परिणाम आए और इसके कारण क्या थे। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो इस बात का ध्यान रखना। अब दूसरा सवाल जैसे बन सकता है कि भैया नेपोलियन कौन था। अब नेपोलियन कौन था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसने कौन कौन से सुधार किए थे, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब तीसरा हमारे पास में है कि भैया मारियान और जर्मेनिया कौन थी। अब ये जर्मेनिया जो थी वो जर्मनी से संबंध रखती हैं, जबकि मारियान कौन थी, या फिर मारियाना या मारियान हो सकता है। तो ये वाला जो सवाल बनता है ना बोर्ड एग्जाम में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे भारत माता, हमारे भारत में भारत माता की तस्वीर बनाई गई, वैसे ही फ्रांस में मारियाना और जर्मनी में जर्मेनिया की तस्वीर बनाई गई। तो ये वाला जो सवाल है ये बोर्ड के एग्जाम में बन जाता है। वो बलूत के वृक्ष जो है उनका मुकुट पहनती थी, ये छोटी छोटी चीजें ना अक्सर बोर्ड के एग्जाम में छोटे प्रश्न बना करके भी आ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बात करते हैं। अब यह है कि भैया 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए कौन से कारण जो हैं वो होंगे प्रमुख, उनका उल्लेख कीजिए। ये वाला सवाल बन जाता है। अगला बन जाता है कि भैया जर्मनी के एकीकरण के बारे में आपको एक संक्षिप्त लेख लिखना है और जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऑटो वान बिस्मार्क, इस बात का ध्यान रखना कि ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का प्रक्रिया का जनक क्यों कहा जाता है। अब ये दोनों प्रश्न ना एक ही हैं, क्योंकि जब आप जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ोगे तो उसी समय पर आप लोगों को ऑटो वान बिस्मार्क के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। अगला जो सवाल हमारा बनता है वह बनता है राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, और अगला बनता है कि वियना संधि क्या थी और इसके प्रमुख उद्देश्य और व्यवस्थाओं का वर्णन कर दीजिए। ये वो सवाल है ना जो कि हर साल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ये वो सवाल है ना जो आपसे डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे। बस एक चैप्टर में अगर बात करें इतिहास की तो शुरू के 3 चैप्टर में आपको 7-8 सवाल हर एक चैप्टर से बता दूंगा, वो बच्चे अच्छे से तैयार कर लेना। आगे बात करें तो भैया 8वां जो सवाल है वो है हमारे पास इटली का एकीकरण। अब इतने लिखे हुए सवालों के बाद एक और देख लो। अब ये हमारे पास क्या 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में स्थापित रूढ़िवाद शासन की विशेषताएं लिख दो। अब आप पूछोगे सर एक बात बताओ, मेरा कल पेपर है, अब इन सवालों में 3 मैं कौन से तैयार कर लूं या 4 में कौन से तैयार कर लूं। चलो इन 9 में भी मैं 4 आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं, देखो ध्यान से सुनो। पहला बनता है फ्रांस की क्रांति, दूसरा बनता है इटली का एकीकरण और अगला बनता है जर्मनी के एकीकरण का आपको प्रक्रिया के बारे में बताना है, और इसके बाद बनता है राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। ये 4 सवाल अगर आपने तैयार कर लिए तो आपका इतिहास में अगर हम बात करें तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट कंफर्म हो जाएगा। भैया इतना बड़ा प्रेडिक्शन कर डालोगे सर, बिल्कुल यही सवाल आपको देखने को बोर्ड के पेपर में मिलेंगे। तो देख लिया आपने पहले चैप्टर के क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर के। दूसरे चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। अब एक बात बता देता हूं मैं आपको, इस चैप्टर से ना आपके बोर्ड के एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म है और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कंफर्म है। बस ये 3 चैप्टर शुरुआत के हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके सवाल तो छोड़ के जाना ही मत। पहला सवाल जो हमारे पास में है वो कह रहा है कि भैया राष्ट्रवाद क्या है। अब पिछला जो चैप्टर था ना उसमें हमने राष्ट्रवाद पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में, इसमें हमने पढ़ा भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। और भारत में राष्ट्रवाद या सामूहिक अपनेपन का भाव का उदय किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से लोगों ने जो है क्रांतियां करी, कैसे लोगों को पता चला कि राष्ट्रवाद नाम की भी कोई चीज होती है, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना होगा। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट क्या था, कौन लेकर के आया, किसके नाम से संबंधित है, सिडनी रॉलेट कौन था, रॉलेट एक्ट के क्या परिणाम हुए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन आ जाता है, खिलाफत आंदोलन बीच में होता है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। भैया
आज ही बता दोगे क्या सर ये सब आपने पढ़ाया है? बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि भैया ये सब हमें सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाए तो हमने एक चैप्टर पढ़ा रखा है, हर चैप्टर का वन शॉट कर रखा है। इतिहास के 5 चैप्टर मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं और ये सारे के सारे आप लोगों को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर ये 4-5 चैप्टर आपने अच्छे से तैयार कर लिए शुरू के ना, तो समझ लो आपका बोर्ड के एग्जाम में सोशल साइंस का डर खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बात करते हैं कि भैया जालियांवाला बाग हत्याकांड, इस पे टिप्पणी लिखने को आती है, इस पे एक छोटा सवाल आता है, इस पे एक छोटा लेख लिखने को आता है, या अगर ये चीज पढ़ लोगे तो रॉलेट एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ पाओगे। अगर ये पढ़ लोगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद असहयोग आंदोलन, सारे आंदोलन आगे के समझ में आएंगे। तो भैया जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये इस पर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन तैयार कर रहे हो ना तो प्लीज क्रम से तैयार करते हुए आना, इससे आप एक प्रश्न को दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया? यानी ये प्रश्न ये कह रहा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1914 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद किस तरीके से भारत में और आंदोलन होना शुरू हो गए? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है, पहले प्रथम विश्व युद्ध होता है, फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट आता है, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन होता है, फिर असहयोग आंदोलन होता है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो भैया एक दूसरे से सब कनेक्ट है, इसलिए याद रखिएगा। पहले हमें अगर चैप्टर को समझना है तो इसका वन शॉट लेक्चर देखना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। आगे बात करते हैं कि सत्याग्रह का अभिप्राय क्या है। अब सत्याग्रह, यहां पर आपको वो 3 शुरू के गांधी जी के आंदोलन लिखने हैं जो आए थे। उन्होंने खेड़ा में किया था, उन्होंने जो है आकर के अहमदाबाद में किया था, याद है ना? भूले तो नहीं हो ना? तो भैया ये सारी चीजें आपको याद रखनी हो, चंपारण वाला भी, वो तीनों आपको यहां इसके अंदर लिखने होंगे। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? मैंने कहा ना, इस चैप्टर से अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है ना क्वेश्चन, तो वो भी लास्ट में मैं 3 क्वेश्चन फिर बता दूंगा, बस वही तैयार कर लेना। लेकिन फिर भी भाई इतने छोड़ के तो नहीं जा सकते। क्या एक बात बताओ, पूरे इतिहास में क्या तुम गिनती के 20 क्वेश्चन भी नहीं तैयार कर पाओगे? 20 तो तैयार कर लोगे ना। अगर लिखने की कोशिश करोगे ना भाई, तो कम से कम इनको लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेटली पूरे नंबर आने वाले हैं। पर अगर आप ये सोचोगे नहीं भैया मुझे कोई सिर्फ 4 क्वेश्चन पूरे सोशल साइंस में बता दे, तो भैया बोर्ड के पेपर के एक दिन पहले मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन पहले कम से कम ये तो समझ लो ना कि अभी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम इतना कर लेते हो ना तो सोशल साइंस में तुम 99 मार्क्स तक भी ला सकते हो। बस केवल लिखने का थोड़ा तरीका बेस्ट कर लेना, और उस पर वीडियो मैं लेकर के आऊंगा। तो बच्चों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया और इस आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे? आपने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन उन्होंने इसलिए चलाया था क्योंकि उसके पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो सोचो दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं? तो ये वाला सवाल पेपर के लिए तैयार कर लेना। उसके बाद बात करें महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन का वर्णन कर दो। अब यहां तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है भैया, कोई भी 3 आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए थे उनके बारे में लिख सकते हो। आप असहयोग आंदोलन तैयार कर लो एकदम धमाकेदार, आप तैयार कर लो भैया, आपने अहमदाबाद वाला जो है तैयार कर लिया, या फिर आप सविनय अवज्ञा तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन तैयार कर लेते हैं। खिलाफत नहीं, खिलाफत गांधी जी ने नहीं चलाया था, इस बात का ध्यान रखना। आगे बात करते हैं बच्चों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके प्रमुख 3 कारण। अब सोचो ये सवाल जब तुम तैयार कर लोगे तो ये वाला तो ऑटोमेटिक तैयार हो गया, है ना? फायदा कितना फायदा है ना, बताओ। अब ये वाला सवाल अगर तैयार कर लिया तो आपका जो है असहयोग आंदोलन वाला तैयार हो गया। इसका मतलब सर बात वही है, थोड़ा सा लेबस है, हमें ध्यान में रखना होता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आज सारे इंपॉर्टेंट बता दूंगा। और लास्ट में आता है भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये 9 क्वेश्चन हमारे पास में कितने हो गए? 9 कितने हो गए? 18। भाई शुरू के 2-3 चैप्टर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो ये हमारे पास 9 क्वेश्चन है सर, इनमें से भी आप मुझे 3 से 4 इंपॉर्टेंट बता दो। चलो, पहला सवाल राष्ट्रवाद क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद, और चौथा जो सवाल है ना वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों कौन सा? रॉलेट एक्ट क्या था। इतना तैयार कर लिया, मैं कहता हूं तुम्हारे सोशल साइंस में पूरे नंबर आएंगे। अब तीसरे चैप्टर पे चलते हैं, ये सारे नोट कर लेना। तीसरा है हमारे पास, जो कि तीसरा चैप्टर है वो है हमारे पास भूमंडलीय विश्व का बनना। शुरू के 3 चैप्टर में जितने सवाल बता रहा हूं ये सवाल तुम्हारी कॉपी पर नोट होने चाहिए और बोर्ड पेपर से पहले तैयार होने चाहिए। देखो, अब हमारे पास पहला सवाल बनता है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है।
यानी टेक्नोलॉजी ने कैसे कैसे वैश्वीकरण को आगे बढ़ाया है, कैसे ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाया है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। वही जो मैंने पढ़ाया था मोबाइल और उसके बाद मोबाइल फोन और ये सब चीजें बताई थी, बस वही लिखना है आपको। आगे देखो जरा, दूसरा बनता है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। अब ये प्रवाहों का उल्लेख हमें 3 टाइप से पढ़ाया गया है, बताया ना आपको, वही पूंजी का प्रवाह, श्रम का प्रवाह, भूले तो नहीं हो ना, बस वही लिखना है भैया। आगे बात करते हैं बच्चों तीसरे सवाल की तरफ, वो है हमारा कि ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ क्या है। थोड़ा थम जाओ, यही सवाल तो बनेगा कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, आपको इसके बारे में डिटेल में लिखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये आपका एक समझौता हुआ था, याद है ना, कहां पर, अमेरिका में, न्यू हैम्पशायर, हाँ वही वाला लिखना है जो आपने एक लॉन्ग आंसर तैयार किया था, जो मैंने पूरी टिप्पणी बताई थी, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ठीक, उसके बारे में डिटेल में लिखना है, उस समझौते में क्या हुआ था, है ना, इसके बारे में बताना है आपको, इसमें IMF के बारे में बताना है आपको, इसमें वर्ल्ड बैंक के बारे में बताना है, बस ये सवाल इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, आएगा, पक्का आएगा। चलो देखो, अगला सवाल हमारे पास में है कि कॉर्न लॉ से क्या आशय है और कॉर्न लॉ के उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब क्या होता है, मतलब कि भैया इसकी कमी हुई थी, राइट। तो कॉर्न लॉ क्या था, मक्के के आयात पर पाबंदी लगाई थी ना, बस वही था हमारा कॉर्न लॉ, बस वो वाला अच्छे से तैयार कर लेना। और इसके उन्मूलन यानी जब इसको हटाया गया, जब इसकी हमने देखा कि इसको जब हटाया गया तो भैया इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, पांचवा सवाल है कि 19वीं शताब्दी में भारत से विदेश में श्रमिकों को क्यों ले जाया गया, क्योंकि वो श्रमिक क्या थे, मजबूत थे बॉडी से। ठीक, तो सर क्यों ले जाया गया और ये श्रमिक अधिकतर किस देश के थे और उन्हें किन शर्तों पर स्वदेश लौटने की छूट दी जाती थी, ये वाला सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये कॉर्न लॉ वाला सवाल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। वैसे तो मैं सारे इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, अब क्या इनमें से इंपॉर्टेंट कम करोगे क्या गुरुदेव। आगे देखो, अब हमारे पास छठा सवाल बनता है कि G77 है ना, G77 देशों से आप क्या समझते हैं और किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रक्रिया कहा जाता है, यानी कि G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रक्रिया कहा जाता है। जुड़वा संतानें आपने पढ़ी थी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, IMF वर्ल्ड बैंक पढ़ा था ना इसके बारे में, हाँ वही अंतरराष्ट्रीय वाला, उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय और मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाले के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक, अच्छा, तो सर हम अच्छे से समझ गए, यहां पर हम वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देंगे और क्यों कहा जाता है वो बता देंगे। अगला जो हमारे पास सवाल बनता है वो सातवां सवाल बनता है कि रेशम मार्ग से क्या आशय है या उससे आप क्या समझते हैं, एक संक्षिप्त लेख लिख करके बता दो। रेशम मार्ग में क्या रेशम ही ज्यादा था या कुछ और चीजें जाती थी, उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है। अब ये हमारे पास 7 सवाल बनते हैं, 8वां एक आखिरी में सवाल आता है, वो है कौन सा, महामंदी। ये 8 सवाल आपको इस चैप्टर से तैयार कर रहे हैं। अब आप सोचोगे सर इन 8 में भी हमें ऐसा बता दो कि कल मेरा पेपर है, इन 8 में से कोई मुझे बस 4 सवाल बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है। चलो भाई, अब जब सब में बता रहा हूं तो इसमें भी बता देता हूं। तो भैया पहला सवाल जो हमारे पास बनता है वो महामंदी वाला, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला बनता है कॉर्न लॉ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बनता है G77 तीसरा सवाल, और चौथा बनता है ब्रेटन वुड्स वाला। ये 4 सवाल अगर तैयार कर लिए, यही 4 सवाल तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन भाई अगर तुम्हें सोशल साइंस में 100 में 100 चाहिए ना, 99 नंबर चाहिए ना, तो भाई इतने सवाल तो तुम तैयार कर सकते हो। अभी हुए कितने, अगर हम ध्यान से देखें तो 8 सवाल इसके हुए, 18 में 8 जोड़ते तो 26 से तो हुए। अब मैं 4-5 और बताऊंगा, अगर पूरे नंबर चाहिए तो वो भी तैयार कर लेना। चलो देखो, अब चौथे चैप्टर पर पहुंचते हैं। चौथा चैप्टर हमारे पास में कौन सा है, औद्योगिकरण का युग। अब ये चैप्टर क्या है, इसमें हमें गुमास्ता के बारे में पढ़ना है, इसमें हमें बुनकर के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ हमें 3 सामाजिक कारणों का क्या करना है, उल्लेख करना है कि उनके बीच में किस प्रकार से टकराव हुआ था, उसके बारे में बात करना है। फिर उसके बाद बात करते हैं, अच्छा सर ये बताइए ये गुमास्ता कौन थे। भैया ये अंग्रेजों के द्वारा क्या किए गए थे, अंग्रेजों के द्वारा रखे गए थे, किसके ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए, बुनकर पर नियंत्रण लगाने के लिए। फिर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है ना, टकराव होता है, और टकराव इसलिए होता है, बुनकर चाहते हैं कि मैं अपना माल उनको ना दूं, और गुमास्ता चाहते हैं कि उनका माल बुनकर को मिले। ये उसी के बारे में बात कर रहा हूं जो हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है। अब देखो अगला है कि 19वीं सदी के यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। भैया आजकल तो मशीन का युग है, तो मशीन का काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई ऐसा नहीं है।
जो यूरोप के ऐसे उद्योगपति थे जो मशीनों पे नहीं, कहते थे हाथ का काम चाहिए। पता है क्यों? ताकि उनकी कॉपी ना हो पाए, उसकी कॉपी नहीं हो पाएगी, वो एकदम अद्भुत रहेगी, अद्वितीय रहेगी। और साथ ही साथ में जो काम हाथों से होता था ना, वो ज्यादा अच्छे से होता था। कारीगर जब हाथों से काम करते हैं ना, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अब मान लीजिए कि आप लड़कियां हैं, आपको एक साड़ी पहनना है, ठीक है, या आपको एक सूट लेना है, तो क्या करोगे आप? जो ऐसे सूट को खरीदोगे ना जिसपे कारीगरी हो, अब लड़के भी ऐसा करते हैं, उनको ऐसा शर्ट चाहिए जिसपे बढ़िया कढ़ाई हो, तो हाथ से वाला काम ज्यादा अच्छा हुआ ना। अच्छा ठीक है, शर्मा मत, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो तीसरा सवाल बनता है वो क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति, उन्हें बुनकर के लिए क्या कर दिया? गुमास्ता लेकर के वो लोग आ गए, और साथ ही साथ में गुमास्ता से बोला कि भैया मुझे माल चाहिए, और वो गांव-गांव जा करके छोटे-छोटे कारखाने भी स्थापित करने लगे। आगे बात करते हैं, फिर भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बात करना है, 4 उल्लेख बताने हैं। तो ये सवाल जो मैंने बताए हैं, इनमें से अगर हम बात करें तो सर ईस्ट इंडिया वाला तैयार कर लेना, और ये वाला तैयार कर लेना, और ये वाला तैयार कर लेना। ये 3 सवाल आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। यही सवाल तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे। चलो भाई, अब 5वें चैप्टर के बारे में बात करते हैं। 5वां जो चैप्टर है वो क्या है? मुद्रण क्रांति। जिनमें गोला कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने लिख रखा है कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मुद्रण क्रांति, इसमें गुटनबर्ग के बारे में आपको पढ़ना है। मुद्रण क्रांति कैसे हुई, कैसे चीन से वो बाकी के देशों में फैली, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। और फ्रांस की क्रांति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सवाल आपके बोर्ड ने इस बार जो मॉडल पेपर जारी किया ना, उसमें भी दे रखा है। तो मुद्रण क्रांति मतलब सर ऐसी क्रांति जिसमें लोग लेख पढ़ने लगे, कॉपियां बनने लगी ना, पेज पे लोग लिखने लगे, और जब लोग लिखी हुई चीजें पढ़ते हैं तो उनको ज्ञान हो जाता है, जैसे अभी आपको हो रहा है। आगे बात करते हैं, दूसरा है कि गुमास्ता और बुनकरों के बीच। तो ये भैया पिछले वाले का आके इसमें टाइप हो गया, तो आप इसको यहां से हटा दो। फिर उसके बाद दूसरा सवाल बनता है कि गुटनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका थी, ये वाला सवाल तैयार करना है। और मुद्रण संस्कृत ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद करी। और चौथा बनता है कि मार्टिन लूथर कौन था, उसका प्रमुख योगदान क्या था। ये 4 सवाल हमारे पास ऐसे हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 4 कहें या कहें, 3 ही हमारे पास, 4 ही हुए, ठीक। तो एक ये वाला सवाल, एक ये वाला सवाल, एक ये वाला और एक ये वाला। सर इनमें से कौन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? मार्टिन लूथर वाला, गुटेनबर्ग वाला और मुद्रण क्रांति वाला। समझ गए? तो ये 4 सवाल ऐसे हैं जिनको आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार करके जाना है। अब ना मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, ये सारे सवाल अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों। और उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपके लिए भूगोल का, और इसी प्रकार से नागरिक शास्त्र का, इसी प्रकार से अर्थशास्त्र का वीडियो आ जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता देना। और एक बात याद रखना, एक कमेंट होने चाहिए कि इसका पार्ट 2 लेकर के आइए, मतलब भूगोल के क्वेश्चंस लेकर के आइए। जितनी ज्यादा कमेंट्स होंगी, मैं उतना जल्दी इस वीडियो को लेकर के आने की कोशिश करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप कमेंट करके जरूर जाना। और हाँ, अगर ये वीडियो आप देर में देख रहे हो, अगर ये वीडियो काफी दिनों के बाद देख रहे हो, तो जो मैंने बातें बोली है ना भूगोल की और ये सब, ये आ चुकी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। तो